आज 4 जून है। ठीक 1 महीना हो गया है उस ऐतिहासिक फैसले को, जिसने पहली बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी को सत्ता में पहुंचाया। ये इतिहास का समय है। साथ ही पश्चिम बंगाल राज्य में गहरी राजनीतिक उथल-पुथल और उम्मीदों का भी समय है। और आज हमारे साथ एनडीटीवी पे जुड़ रहे हैं स्वयं स्वपन दासगुप्ता, वरिष्ठ बीजेपी नेता और साथ ही बीजेपी की पहली सरकार में बंगाल के नए मंत्रियों में से एक। स्वपन दासगुप्ता, आपका स्वागत है। मंत्री बनने के बाद सबसे पहले एनडीटीवी से बात करने के लिए धन्यवाद। मेरा पहला सवाल भी यही होगा स्वप्नदा। पिछले कुछ दिन कैसे रहे? आप जानते हैं विभागों का बंटवारा अभी होना बाकी है, तो मैं उसके बारे में नहीं पूछूंगा। लेकिन अब आप पश्चिम बंगाल में बीजेपी की पहली सरकार में मंत्री हैं। अब तक का अनुभव कैसा है? देखिए, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा 4 मई को पहली बार जीत का स्वाद चखने के बाद के दिन थे। ये लोगों से मिलने जुलने का सामान्य सिलसिला है, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जिनसे चुनाव प्रचार के दौरान कभी मिल नहीं पाए, क्योंकि कुछ इलाके पूरी तरह से आपके लिए बंद थे। तो ये लोगों से जुड़ने, पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने का भी एक मौका है। आप जानते हैं, ये रोजमर्रा की गतिविधियों जैसा ही है, जो इस बात पर केंद्रित हैं कि अब जब बीजेपी सत्ता में है तो लोगों की उम्मीदें बहुत बढ़ गई हैं। आप जानती हैं स्वप्ना, शपथ लेने के बाद आपने जो बातें कही, उनमें से एक ये थी कि आपका पहला काम बंगाल से कचरा हटाना है। इसका क्या मतलब था और ये काम किस तरह आगे बढ़ रहा है? देखिए, मैंने पश्चिम बंगाल की तुलना जो हमें विरासत में मिला है, एक बड़े ध्वस्तीकरण स्थल से की है। यहां चारों तरफ बहुत सारा मलबा फैला हुआ है और सबसे पहले हमें उसे हटाना है, साफ करना है। यही वो कचरा है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। ये कचरा सिर्फ भौतिक नहीं है, ये कचरा लोगों की भावनाओं और जीवन पर भी असर डाल चुका है। कई बार यह बताना बहुत मुश्किल होता है कि 21वीं सदी के भारत के बीच पिछले 15 साल कितने दर्दनाक रहे हैं और कितना पश्चिम बंगाल में एक सरकार ने कितनी तबाही मचाई है। तो हकीकत में पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने से पहले, और मैं ये शब्द सोच समझकर इस्तेमाल कर रहा हूं, पुनर्निर्माण, हमें पश्चिम बंगाल से बहुत सारा अवांछित सामान हटाना होगा। और ये एक राजनीतिक परियोजना है, ये एक सामाजिक परियोजना है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये एक बौद्धिक प्रयास भी है। तो ये सब हो रहा है और आप इसके कुछ प्रभाव देख सकते हैं, कुछ हलचल जो इससे पैदा हुई है, जो पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी में हो रहा है उसमें। मैं कुछ उद्धृत करना चाहता हूं जो आपने आज सुबह सोशल मीडिया पर कहा था स्वपंदा, और मैं उसे ठीक वैसे ही उद्धृत करना चाहता हूं और फिर उस पर थोड़ा और गहराई से चर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि यही वो दूसरी बड़ी खबर है जो इस समय पश्चिम बंगाल से आ रही है। तृणमूल का बिखराव, जिसे आपकी पार्टी ने हराया था। आपने कहा था, और मैं उद्धृत करता हूं, मैं तृणमूल कांग्रेस के आत्मविनाश पर कोई आंसू नहीं बहाता। मेरी बस यही उम्मीद है कि उपद्रवियों की राजनीतिक संस्कृति पश्चिम बंगाल बीजेपी को दूषित न करने लगे। हमें बीजेपी में हमेशा उन झूठे दोस्तों से सावधान रहना चाहिए जो आजकल हमारे करीब आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने पुराने पाप धोने हैं। बंगाल का शुद्धिकरण अधूरा नहीं छोड़ा जा सकता। इसे थोड़ा और विस्तार से समझाइए। आप जाहिर तौर पर उन तृणमूल नेताओं की बात कर रहे हैं जो अभी बगावत कर रहे हैं और बीजेपी के प्रति दोस्ताना नजर आ सकते हैं सर। देखिए, मैं इस बात की ओर इशारा कर रहा हूं कि तृणमूल कांग्रेस अपनी हार के बाद वे आपसी आरोप प्रत्यारोप के दौर से गुजर रहे हैं। इसमें से कुछ बातें समझ में आती है। एक हारी हुई पार्टी हमेशा आत्ममंथन करती है। तृणमूल कांग्रेस के मामले में ये एक बहुत ही कटु रूप ले चुका है और इससे पार्टी में औपचारिक रूप से विभाजन हो गया है। अब एक आकर्षण है, पंडित वर्ग के एक हिस्से में यह मानने की प्रवृत्ति है कि ममता बनर्जी जी और अभिषेक बनर्जी ही तृणमूल प्रशासन की सारी बुराइयों के लिए जिम्मेदार थे और इसलिए उन्हें अलग थलग करना चाहिए और मजबूरीवश ऐसा करना पड़ता है। हमें अलग हुए गुट के नेता ऋतप्रतु बनर्जी जी के प्रति प्रोत्साहन देना चाहिए, हमें उनके प्रति सद्भावना रखनी चाहिए। मैं उस बुनियादी धारणा पर सवाल उठा रहा हूं। यह सच है कि पूर्ववर्ती तृणमूल सरकार के अधिकांश प्रमुख चेहरे अल्पसंख्यक गुट में हैं,
जो अब भी ममता बनर्जी के प्रति पूरी तरह निष्ठावान हैं। लेकिन जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, असली अत्याचारी जिन्होंने अत्याचार किए, वे पूरी तरह से दूसरी ओर हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हमें इनमें से किसी एक को चुनना चाहिए। मेरा सुझाव बहुत सीधा है, दोनों पक्षों पर विपत्ति आए। आप पिछले 15 सालों में जो कुछ किया उसी का परिणाम भुगत रहे हैं। जनता की प्रतिक्रिया बहुत तीखी रही है। जनता तृणमूल कांग्रेस की पूरी विरासत से छुटकारा पाना चाहती है। वे इसे पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं। शुद्धिकरण की प्रक्रिया, और मुझे नहीं लगता कि गंगा जल से खुद को धोकर इस तरह का बनावटी प्रायश्चित कोई मदद करेगा। ये प्रक्रिया कुछ लोगों की जिनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। तो यही मैं कहता रहा हूं, इन दोनों गुटों से दूरी बनाए रखो, इन्हें आपस में लड़ने दो, इन्हें खुद ही बर्बाद होने दो। जिस आत्मविनाश की आप बात कर रहे हैं स्वपंदा, पिछले 7 से 8 दिनों में जो कुछ भी हमने देखा, वो चुनाव परिणामों से पहले सोचना भी मुश्किल था। खुला विद्रोह, बगावती हरकतें, विधायक और सांसद ममता बनर्जी के व्यक्तिगत बुलावे पर बैठकों, चर्चाओं और धरनों में शामिल होने से इनकार कर रहे हैं आदि। आप इसे कैसे देखते हैं? आप इसे कैसे समझाते हैं? ममता बनर्जी को लेकर विधायकों के नजरिए में इतना जबरदस्त बदलाव कैसे आ गया है? और देखिए, उनके निर्देशों का पालन न करना, अधिकतर लोग कहेंगे कि ये तो आत्मघाती है, राजनीतिक आत्महत्या है। ममता की अवज्ञा करना तृणमूल में रहते हुए इस तरह से। बिल्कुल। पहले तो इन सबके लिए सर्वोच्च नेता के आदेशों का उल्लंघन करना सोचना भी नामुमकिन था। लेकिन आपको समझना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इन विधायकों में से कई और जमीनी स्तर के छोटे कार्यकर्ता भी महसूस करते हैं कि वे किसी तरह अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं। किसी न किसी तरह से ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से एक सुरक्षित और स्पष्ट दूरी बनाए रखने की कोशिश करके। शायद उन्हें ऐसा लगता है कि आम लोग और वर्तमान सरकार के सदस्य उन पर पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा सहानुभूतिपूर्ण और थोड़े नरम दृष्टिकोण के साथ देखेंगे, अगर वे खुद को पार्टी के पूर्ववर्ती नेतृत्व और उनकी नीतियों से थोड़ा अलग और स्वतंत्र करके दिखा सकें। दरबार यानी वो समूह जिसने तृणमूल कांग्रेस को चलाया था, मेरे हिसाब से ये सब झूठे दोस्त हैं। इसीलिए मैंने ये शब्द बहुत सोच समझकर चुने हैं। और ये वास्तव में भाजपा के लिए नहीं है कि वे अचानक तृणमूल से लोगों को लेकर अपनी ताकत बढ़ाने के बारे में सोचें। मुझे लगता है हमें बहुत स्पष्ट जनादेश मिला है और हमें उसी जनादेश पर खरा उतरना चाहिए। हमने 294 में से 208 सीटें विधानसभा में जीती हैं। आइए, लोगों ने जो उम्मीदें हमसे लगाई हैं उन पर खरा उतरें। आइए एक नई राजनीतिक संस्कृति गढ़ें और बनाएं, जो कुछ सभ्य मानकों पर आधारित हो, जो सामान्य राजनीति पर आधारित हो, जो शिष्टता, ईमानदारी और पश्चिम बंगाल के विकास की भावना पर आधारित हो। आइए हम वो सब कुछ न अपनाएं जिसे लोगों ने 4 मई को नकार दिया था। स्वपंत, आपने जरूर देखा होगा कि तृणमूल के भीतर जो बगावती उंगलियां उठ रही हैं, वे सीधे अभिषेक बनर्जी की ओर इशारा कर रही हैं। आपका इस बारे में क्या कह रहा है? हाल ही में एक हिंसक घटना हुई थी जिसमें उन पर हमला किया गया था। तृणमूल ने इसके लिए बीजेपी पर आरोप ठहराया। बीजेपी का कहना है कि यह अभिषेक बनर्जी जैसे लोगों के खिलाफ जमीनी स्तर पर स्वाभाविक गुस्सा है, लेकिन यह नकारा नहीं जा सकता कि उस गुस्से का बड़ा हिस्सा ममता बनर्जी के भतीजे की ओर ही है। आप इसे कैसे देखते हैं? आपके हिसाब से अभिषेक बनर्जी को इस समय जिन हालात का सामना करना पड़ रहा है, उसे आप कैसे समझते हैं? अभिषेक बनर्जी किस चीज का प्रतिनिधित्व करते थे? अभिषेक बनर्जी ने ऐसी भ्रष्टता और अहंकार का प्रतिनिधित्व किया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उनकी भाषण शैली, उनका रौब, चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए उनके धमकी भरे बयान और पिछले 10 से 15 सालों से लोगों के दिलों में जो डर उन्होंने बैठा दिया था, ये पूरा का पूरा सिंडिकेट राज चलाया जा रहा है। अभिषेक बनर्जी द्वारा ही खड़ा किया गया था। तो ये पूरी तरह समझ में आता है कि उनके खिलाफ जबरदस्त प्रतिक्रिया होगी। और ये प्रतिक्रिया सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ही नहीं है, ये आम लोगों से भी है।
वे इस नए उभरते हुए व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं रखना चाहते और यही शब्द उसके खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो श्रीनामूल कांग्रेस के विधायकों द्वारा अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ नाराजगी और बगावत समझ में आती है। जरूरी नहीं कि इससे वे कोई महान आदर्श बन जाते हैं। पूरा संगठन ही सड़ा हुआ था और अभिषेक बैनर्जी तो बस उस सड़न का सिरा भर थे। अगर आप नीचे तक जाएंगे तो आपको हर जगह छोटे छोटे अभिषेक बैनर्जी जैसे लोग मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी को खुद से यह सवाल पूछना चाहिए कि उनके प्रिय भतीजे को दी गई छूट ने किस हद तक उनकी खुद की हार का कारण बना। और अगर वो इस बारे में गंभीरता से सोचेंगी तो जवाब अपने आप साफ हो जाएगा। हाँ, इसी एक लड़के की वजह से ही आज पूरी तरह से और मुख्य रूप से तृणमूल कांग्रेस की इतनी मजबूत नींव पूरी तरह से हिल गई और गिर गई है। स्वपिंदा, तृणमूल कांग्रेस ने पहले भी बगावतों का सामना किया है, हालांकि वे छोटी थीं और फिर भी पार्टी आगे बढ़ती रही है। क्या आपको लगता है कि जो कुछ हम अभी देख रहे हैं उसके बाद तृणमूल वैसी रहेगी जैसी पहले, या आपको लगता है ममता बनर्जी के लिए कि हम अभी एक निर्णायक मोड़ देख रहे हैं और ममता बनर्जी और अभिषेक तृणमूल पर से अपना नियंत्रण खोने वाले हैं? मैं अभी कोई राय नहीं देना चाहता। देखिए, मेरी नजर में इस बगावत की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ऋतमृता बनर्जी को आगे किया जा रहा है, लेकिन वो भी सिर्फ दिखावे के लिए। असल मुद्दा वो नहीं है। असल में वे तृणमूल कांग्रेस के मुस्लिम विधायक हैं। अब हमारे पास मुस्लिम विधायकों का एक बड़ा हिस्सा तृणमूल कांग्रेस छोड़ रहा है। तो हाँ, ये राज्य की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा और मोहम्मद वरद जी को अपनी चुनावी गठबंधन को फिर से शुरू से बनाना पड़ेगा। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, ये लोग असल में कोई मायने नहीं रखते। उनकी तुलना में भी कम मायने रखते हैं जो ममता के साथ बने रहे। तो मुझे लगता है कि आपके सवाल का जवाब यही है कि हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। लेकिन सिर्फ इसलिए कि फूट पड़ी है, इसका मतलब ये नहीं है कि ममता का सामाजिक गठबंधन बिखर गया है। ये काफी हद तक इस पर निर्भर करता है कि मुस्लिम विधायक ये तय करते हैं कि उनका भविष्य अलग पार्टी बनाने में है या फिर वे अभी भी टीएमसी के साथ बने रहना चाहते हैं। तो आप कैसे देखेंगे या आप कैसे बयान करेंगे कि फिरहाद हकीम जैसे किसी व्यक्ति का मेयर पद से इस्तीफा देने के पीछे क्या सोच रही होगी? फिर स्वपंदा, आप जानते हैं इतने सारे असंतुष्ट स्वर हैं, तो क्या ये माहौल को भांपने की बात है? क्या लोग सुरक्षित खेलना चाह रहे हैं? आप इसे कैसे देखेंगे? ऐसी किसी चीज के पीछे सोच क्या है? अगर हम इस पर गौर करें तो देखिए, ये असल में कई अलग अलग चीजों का एक मेल है। लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि आज मुस्लिम समुदाय के लोगों के भीतर एक तरह की गहरी उलझन पैदा हो गई है, जिन्होंने पिछले लगभग 15 वर्षों के लंबे समय में बहुत ही ज्यादा उत्साह के साथ तृणमूल कांग्रेस का समर्थन किया था। अब वे खुद को पूरी तरह से राजनीतिक शक्ति के बिना अकेला पाते हैं और दूसरी तरफ भाजपा सत्ता में काबिज है, जिससे उनका कोई असली रिश्ता नहीं है, क्योंकि भाजपा को कहीं भी मुस्लिम वोट नहीं मिले हैं। वो अंदर ही अंदर एक मंथन चल रहा है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका नतीजा आपको रातों रात देखने को मिल जाएगा। मुझे लगता है कि फिलहाल वे कई विकल्पों की तलाश कर रहे हैं और हमें इंतजार करना चाहिए और देखना चाहिए। लेकिन ये एक बहुत ही दिलचस्प घटनाक्रम है और मुझे लगता है कि फिरहाद हकीम उसी के बीच में फंसे हुए हैं। वो खींचतान और दबाव, और देखते हैं आने वाले दिनों में वे खुद को कैसे संभालते हैं। वो नहीं चाहेंगे कि वे अपने ही समुदाय से अलग हो जाएं। मेरे पास दो और सवाल है स्वपंदा। पहला, आप उन लोगों को क्या कहेंगे जो बीजेपी पर उंगली उठाते हैं और उस पर तृणमूल में हो रही घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं? आप जानते हैं कई तरह की बातें कही जा रही हैं, जैसे ईडी, गाजर और डंडा वगैरह, इन सभी विधायकों के लिए, जबकि इनमें से कई लोगों पर ईडी के कोई मामले नहीं है। और फिर आप जानते हैं शुभेंदु जो नए मुख्यमंत्री हैं, उनकी अपनी निजी रंजिशें भी हैं और ये उनका मौका है और वे ही ये सब कुछ करवा रहे हैं। इन आरोपों पर आप क्या जवाब देंगे?
देखिए, चूंकि मैं कभी भी तृणमूल कांग्रेस के माहौल का हिस्सा नहीं रहा हूं, इसलिए मैं उन सवालों के जवाब देने में असमर्थ हूं और न ही मैं ये बता सकता हूं कि उन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है जो कभी तृणमूल कांग्रेस के सदस्य थे और महत्वपूर्ण पदों पर थे। मैं बस इतना कह सकता हूं कि अगर केवल बीजेपी के नजरिए से देखें तो किसी भी तरह का रिश्ता होना नामुमकिन है। आने वाले दिनों में कोई भी सार्थक राजनीतिक संबंध संभव नहीं है। हां, आप रणनीतिक तौर पर ऐसा कर सकते हैं कि कोई कहीं वोटिंग में हिस्सा न ले या इस तरह की बातें हो सकती हैं, लेकिन इन टीपीपी के किसी भी गुट के साथ कोई भी सार्थक राजनीतिक संबंध संभव नहीं है। आने वाले समय में न तो संसद में और न ही राज्य विधानसभा में तो आपको उनकी मदद की जरूरत ही नहीं है। संसद में शायद आपको कहीं 2/3 बहुमत पाने के लिए वे काम आ सकते हैं। जैसे महिला विधेयक में अगर तृणमूल वॉकआउट कर जाती तो नतीजा बिल्कुल अलग होता। तो इस तरह की छोटी छोटी अल्पकालिक रणनीतिक या सामरिक सौदेबाजी संभव हो सकती है, लेकिन जहां तक इसका असर बड़े बीजेपी इकोसिस्टम पर है, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई स्थायी प्रभाव पड़ेगा। तो फिर मेरा आखिरी सवाल इंडिया ब्लॉक के बारे में होगा। ऐसे में अश्वपंड, आप जानते हैं ममता बनर्जी ने हमेशा खुले तौर पर राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं रखी हैं। उन्हें एक बड़ी राष्ट्रीय नेता के रूप में देखा जाता है। कई लोगों ने उन्हें राहुल गांधी की जगह इंडिया ब्लॉक की नेता बनने के लिए आगे बढ़ाया था। अब जो कुछ हो रहा है और इस नतीजे के पैमाने को देखते हुए इन सब पर कितना असर पड़ा है? देखिए, आप जानते हैं इसके बाद महाराष्ट्र में झटके लगे। अब पश्चिम बंगाल में विपक्षी गठबंधन को एक बहुत ही बड़ा और अप्रत्याशित झटका लगा है और इसी गहमा गहमी के बीच अब बिहार में भी इंडिया अलायंस को एक और जोरदार झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया अलायंस वाकई बैकफुट पर है। ये फिर से अपनी आवाज, अपनी वजह राष्ट्रीय राजनीति में तलाशने के लिए जूझ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विपक्षी राजनीति खत्म हो गई है। मुझे लगता है कि कांग्रेस इसे अपने लिए एक बड़ा फायदा मान सकती है। एक बार फिर यह दावा करेगी कि बिना किसी बड़े राजनीतिक दल या राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी की मौजूदगी के ये सभी क्षेत्रीय गठबंधन असल में बस गुजरते हुए जूते हैं। तो कांग्रेस की तरफ से यह खींचतान जरूर होगी और देखना दिलचस्प होगा कि क्या इसका असर पश्चिम बंगाल में पड़ता है या नहीं, क्योंकि यह संभावना है कि टीएमसी के मुस्लिम वोटरों का एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस का समर्थन करने की ओर झुक सकता है। लेकिन कांग्रेस के साथ जाके अपनी वफादारी बदलना और उसका साथ देना, तो ऐसा होने की संभावना है। अब मुझे लगता है, देखिए, कभी भी किसी का अंतिम लेख मत लिखिए, कम से कम मैं तो ऐसा नहीं करता। तो ये एक मंथन की प्रक्रिया से गुजर रहा है। देखते हैं आगे क्या नया मोड़ आता है। अगर सरकार किसी चाल में गलती कर बैठती है तो जाहिर है विपक्ष को बढ़त मिलेगी, है ना। फिर कुछ और लोग हैं जो अवसरवादी हैं, जो सोचते हैं कि कॉकरोच पार्टी शायद नागरिक अशांति फैलाने का सबसे अच्छा तरीका है। तो इस समय कई विकल्पों की संभावनाएं तलाश की जा रही हैं। देखते आगे क्या होता है, ये सब कैसे सामने आता है, और निश्चित रूप से सरकार खुद को कैसे पेश करती है, इसका भी भविष्य पर गहरा असर पड़ेगा। अब मैं यहीं पर इसे समाप्त करता हूं। स्वपन दासगुप्ता, एनडीटीवी पर आने के लिए शुक्रिया और मंत्री पद की शुभकामनाएं। मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।